दोस्तों, मरी पार्टनर नावल की कुछ ही किस्सात बाकी रह गई है। अब नावल मजीद दिलचस्प होने वाला है, इसलिए सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एपिसोड टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया। चंद ही लम्हे बाद दरवाजे पर बैल के साथ दस्तक सुनाई दी। शक्ति की वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई थी। दरवाजे की बैल बजने से पहले मैंने किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी थी। वो शक्ति ही था जो किसी की गाड़ी छोड़ कर लाया था। बाहर निकलकर मैंने मकान को ताला लगा दिया और मैं कोनाल के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। कार गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ गई और तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। सड़क के दोनों तरफ ढलान थी जिसने सड़क ब्लॉक कर रखी थी। टार्च की सुर्ख रोशनी से कार को रुकने का इशारा किया जा रहा था। आगे पुलिस है, शक्ति बोला। मैं कार की रफ्तार कम कर रहा हूँ, तुम दोनों नीचे उतरकर टीलों में निकल जाओ। कार की रफ्तार हल्की हुई। पहले मैंने दरवाज़ा खोलकर छलांग लगाई और फिर कोनाल ने। हम ढलान पर झाड़ियों में लुढ़कते चले गए। मैंने कोनाल का हाथ पकड़ लिया और दोनों झुकते हुए तेजी से एक तरफ दौड़ने लगे। कार तकरीबन 100 गज आगे जाकर रुक गई थी और फिर चंद सेकंड बाद ही पहले किसी के जोर जोर से चलाने की आवाज़ सुनाई दी और इसके फौरन बाद फिजा गोली की आवाज़ से गूंज उठी। इसके साथ ही चीख की आवाज़ भी सुनाई दी। कोनाल लड़खड़ा कर गिरी, इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। मैंने उधर देखा, वहां कार रुकी थी। भागो, तलाश करो। फिजा में एक दौड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगे। मैंने कोनाल का हाथ पकड़कर तेजी से आगे रेंगता चला गया। यहाँ, इस तरफ देखो। एड़ियों में ये भारी आवाज़ सड़क पर इस जगह से सुनाई दी थी जहां हमने कार से छलांग लगाई थी और फिर झाड़ियों में ढलान पर 2 टार्चों की रोशनियां चमकती हुई दिखाई दे। मैंने उधर उधर देखा। दाईं तरफ 2 बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों के दरमियान एक तंग सी दरार नजर आ रही थी। पहले मैंने कोनाल को अंदर धकेला और फिर खुद अंदर घुस गया। शुरू में वो दरार बहुत तंग थी, हम बमुश्किल अंदर घुस सके थे, लेकिन आगे जाकर काफ़ी कुशादा जगह थी। हम साई पर होकर पत्थर से चिपक कर बैठ गए। मैंने दाएं हाथ में हथियार संभाल लिया था। वो लोग ढलान से आगे पत्थरों में आ गए और फिर उनके कदमों की आवाज़ें हमारे बिल्कुल करीब सुनाई देने लगे। कोनाल मेरे साथ जड़ी बैठी थी, इसका जिस्म होले होले काम रहा था। मुझे डर था कि कहीं खौफ की शिद्दत से वो चीख ना उठे। मैंने इसे अपने साथ लिपटा कर एक हाथ से इसका मुंह दबाया। कदमों की आवाज़ें उन पत्थरों के बिल्कुल सामने करीब सुनाई देने लगे और फिर टार्च की तेज़ रोशनी देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अब आगे, कोनाल कसमसा तो मैं इसके ऊपर झुक गया। मेरा हाथ इसके मुंह पर गोया चिपक कर रह गया था। टार्च की रोशनी रेंगती हुई दरार की तरफ बढ़ गई थी। टार्च की रोशनी पत्थर पर पड़ रही थी। यह गनीमत था कि पत्थरों के दरमियान वो दरार बाहर से तो तंग थी और हम बमुश्किल अपने आप को अंदर घसीट सके थे, मगर अंदर से काफ़ी कुशादा होती चली गई थी और हम आड़ में थे। बाहर से अगर सरसरी निगाह से देखा जाता तो हम नजर नहीं आ सकते थे। टार्च की रोशनी पत्थर पर पड़ रही थी, इसकी बहुत मध्यम सी धार अंदर भी आई थी और फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी। मैंने नजरें हटाकर देखा तो मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। कोनाल सिमटकर मेरे साथ लिपटी हुई थी, लेकिन इसका एक पाँव दरार के एन सामने फैला हुआ था और दरार के किनारे पर रेंगती हुई रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही थी। मैंने हथियार वाला हाथ आगे बढ़ाकर कोनाल का पाँव बड़ी आहिस्तगी से पीछे खींच लिया और ठीक इसी वक्त रोशनी की धार इस जगह से होती हुई दरार में आगे तक चली गई थी। इस वक्त मैंने कोनाल की तरफ देखा। मैंने इसका मुंह सख्ती से दबा रखा था। इसे यकीनन सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी और खौफ से इसकी आंखें फटी पड़ रही थीं। कोनाल मर्द मार किस्म की लड़की थी। वो गुंडागर्दी और दादागिरी करती थी, मगर हसन और शबाब के बिल पर गुंडागर्दी एक और बात थी और हकीकी खतरे का सामना करना दूसरी बात। इसमें शुबा नहीं कि वो बहादुर और हौसलामंद लड़की थी। वो कई मर्तबा शक्ति के साथ खतरनाक हालात से गुजर चुकी थी। गुज़श्ता रात प्रेम पहाड़ी पर भी इसने बड़े हौसले का सबूत दिया था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ और थी, निहायत नाजुक और संगीन। हम इस वक्त एक ऐसे जाल में थे जहां अगर हमें देख लिया जाता तो हाथ हटा लेते। कोनाल के मुंह से इस तरह गहरा सांस निकला जैसे गुब्बारे से हुआ निकल गई हो। वो चंद लम्हे मेरे साथ लेटी रही, फिर अलग हो गई। कदमों की आवाज़ें अब खासी दौर चली गई थीं। मैं रेंगता हुआ दरार के दहाने की तरफ बढ़ने लगा। वो दरार वाकई बहुत तंग थी। मेरी कमर और सीना दब रहा था। मुझे हैरत थी कि हम पलक झपकने की देर में इसमें दाखिल कैसे हो गए थे, लेकिन फिर ख्याल आया कि मौत का खौफ बाज़ औकात नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इस वक्त हमारे जहनों पर भी मौत का खौफ सवार था। इस दरार में घुसते हुए भी सीने और कमर पर दबाव पड़ा होगा, मगर इसका एहसास नहीं हुआ था। और अब जबकि मौत का खौफ किसी हद तक ज़ायल हो गया था तो बहुत मामूली सी तकलीफ भी पूरी शिद्दत से अपना एहसास दिलाने लगी थी। ऑटोमेटिक का एक ही बौछार हमारी जिंदगियों का खात्मा कर देता और हमें अपनी जगह से हरकत करने की मोहलत भी ना मिलती। रोशनी अब इस दरार के बाहर मुख्तलिफ समतों में रेंग रही थी। इसके साथ कदमों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। उनके पैरों के नीचे आने वाले छोटे छोटे पत्थर लुढ़क रहे थे। सन्नाटे में उनके कदमों की और पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ भी बड़ा खौफनाक तासुर पैदा कर रही थी। वो हमसे तकरीबन 10-12 गज दूर जा चुके थे। कोनाल अब भी मुझसे लिपटी हुई थी।
सुनो कोनाल, मैंने इसके कान के करीब मुंह ले जाकर बहुत हल्की सरगोशी की। मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, अपने हवास पर काबू रखना, तुम्हारे मुंह से कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मैंने आहिस्तगी से इसके मुंह से हाथ हटाया और दरार से बाहर निकलकर जमीन से उठे बगैर उधर उधर देखा। तकरीबन 20-25 गज आगे वो मुख्तलिफ समतों में टार्च की रोशनियां दिखाई दे रही थीं। ये इत्मीनान करने के बाद कि इस तरफ कोई नहीं था, मैंने दरार की तरफ मुंह करके सरगोशी की, अब बाहर आ जाओ। अंदर कोनाल के रेंगने की आवाज सुनाई दी और फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे वो करा रही हो। क्या हुआ? मैंने पूछा। ये दरार तंग हो गई है, शायद मुझसे नहीं निकला जा रहा, फंस गई हूँ, कोनाल ने कराहते हुए जवाब दिया। इसकी आवाज भी सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। दरार तंग नहीं हुई, तुम सीधी आने की कोशिश कर रही हो, जरा आड़ी होकर निकलो, मैंने कहते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। आड़ी तो हूँ, कोनाल ने जवाब दिया। मैं इसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। कोनाल जैसे चेक के 2 पाटों में फंस गई थी, लेकिन बहरहाल वो बाहर आने में कामयाब हो गई। वो गहरे गहरे सांस लेती हुई एक हाथ से अपना सीना सहलाने लगी। वो लोग इस तरफ हैं, मैंने इशारे से बताया। हमें इस तरफ से निकलना होगा, उन पत्थरों के आसपास से। शक्ति कहाँ है? कोनाल का ये सवाल सुनकर मैं कांप उठा। हमारे छलांग लगाने के बाद तकरीबन 100 गज आगे जब कार रुकी थी तो इसके थोड़ी ही देर बाद गोली चलने और किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। गोली कहीं पर चलाई गई थी और वो चीख किसकी थी? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन बहरहाल एक बात तय थी कि अगर वो जिंदा था तो पुलिस के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। बातों का वक्त नहीं है, मैंने सरगोशी की। यहां से निकलो तो बाद में शक्ति के बारे में सोचेंगे। कोनाल इस मर्तबा खामोश रही। हम उन दोनों चट्टानी पत्थरों के पीछे आ चुके थे। दूसरी तरफ जरा निशिब था और फिर एक टीले की चढ़ाई थी। इस टीले पर भी जाबजा बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। हम ऊपर एक चट्टानी पत्थर के करीब पहुंचे तो एक पत्थर कोनाल के पांव के नीचे से खिसक गया। इसके साथ ही कोनाल के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अगर मैं फौरन ही इसका हाथ ना पकड़ लेता तो वो खलान पर लुढ़क जाती। वो पत्थर हजम में 2 ईंटों के बराबर था जो खलान पर लुढ़कता हुआ दूसरे छोटे छोटे पत्थरों को भी साथ ले जा रहा था। कोनाल की चीख और पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई। वो इस तरफ, एक भारी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, भागो, वो इस तरफ है। वो तो किसी छेविकरी की चीख थी हुक्म। एक और आवाज मेरे कान से टकराई, हो सकता है इसके साथ कोई और भी हो। भागो, पहली आवाज ने कहा। ये दोनों आवाजें हमसे तकरीबन 70 इसी गज के फासले पर थीं। मैंने कोनाल का हाथ पकड़ा और टीले पर तेजी से एक तरफ दौड़ने लगा। हमारे हक में एक अच्छी बात यह थी कि उन टीलों पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर फैले हुए थे और हम उनकी आड़ लेकर दौड़ रहे थे। दफ्तना फायर की एक आवाज गूंजी और कोनाल किसी पत्थर से ठोकर खाकर लड़खड़ाई, मगर मैंने इसे फौरन ही संभाल लिया। कोनाल बुरी तरह कांप रही थी। मैंने उधर उधर देखा और इसे लेकर एक बड़े पत्थर की आड़ में खड़ा हो गया। कोनाल पत्थर से टेक लगाकर अपनी सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। मैंने पत्थर की आड़ से झांक कर देखा। तकरीबन 40 गज के फासला पर एक आदमी हमारी तरफ आ रहा था। मैं इसकी शक्ल तो जाहिर है नहीं देख सकता, लेकिन इसके हाथ में जलती हुई टार्च की रोशनी के पस मंजर में वो खासा तवील लग रहा था। तो वो अहमक था कि इसने टार्च रोशन कर रखी थी। इसे यकीन था कि वो सिर्फ इस छेविकरी के पीछे जा रहा है जिसकी चीख सुनी गई थी, और जाहिर है इसे ये यकीन भी रहा होगा कि वो छेविकरी गैर मुसल्लह है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। मैंने हथियार वाला हाथ आगे निकाल लिया और निशाना लेकर ट्राइगर दबा दिया। फायर की आवाज और इसके साथ ही फिजा में इस आदमी की चीख भी गूंज गई थी। गोली गालिबन इसकी रान में लगी थी। वो नीचे गिर गया। टार्च भी इसके हाथ से छूटकर लुढ़कती हुई दूर जाकर रुक गई। वो अभी तक जल रही थी और इसकी रोशनी मुखालिफ समत में थी। मैंने कोनाल का हाथ पकड़ा और एक बार फिर दौड़ लगा दी। उन्हें पता चल गया था कि वो छेविकरी अकेली नहीं थी, इसके साथ कोई और भी था जो मुसल्ला था। अब वो पहले की तरह बेधड़क होकर हमारे पीछे नहीं आ सकेंगे। ये गोया हमारे लिए मोहलत थी और मैं इस मोहलत से फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। टीलों पर उतरते चढ़ते हुए कोनाल एक बार फिर लड़खड़ाने लगी। इसकी वजह से मुझे चंद सेकंड के लिए रुकना पड़ा। अब हमारे पीछे कोई नहीं था। आवाजें इस तरफ से आ रही थीं जहां इस पुलिस वाले को गोली लगी थी। इसके दूसरे साथी मोहतात हो गए थे। यूं भी वो पुलिस वाले थे, और जब किसी ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो पुलिस वाले जरूरत से ज्यादा मोहतात हो जाते हैं। अपनी जिंदगी दांव पर कोई नहीं लगाता। उनके इसी तरह मोहतात हो जाने से हमें वहां से दूर निकलने का मौका मिल गया। अगरचे अभी तक हम लोग खतरे की हुदूद से नहीं निकले थे, लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें इस तरह भागने की जरूरत नहीं थी। कोनाल की वजह से चंद सेकंड रुकना पड़ा और फिर हम तेज तेज चलने लगे। मैंने अब भी कोनाल का हाथ पकड़ रखा था। आखिरकार हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां निशिब में शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थीं। मैं उन रोशनियों की तरफ देखते हुए अंदाजा लगाने लगा कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं, और आखिरकार होटल हिल्टन का नियॉन साइन देखकर मैं कुछ अंदाजा लगाने में कामयाब हो गया। शक्ति जब हमें लेकर रवाना हुआ था तो उम्मीद भून तक पहुंचने के लिए हमें शहर के बाज बारौनक इलाकों में से गुजरना पड़ा था,
जबकि दीवान मुनव्वर सिंह के बंगले पर हमले और भालू के पकड़े जाने के बाद शहर में जगह जगह चेकिंग शुरू हो गई थी। दीवान मुनव्वर सिंह गालिबन बहुत ज्यादा बाअसर आदमी था। इसके फोन करते ही पुलिस की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई थी, जिसके नतीजे में भालू पकड़ा गया था और भी बहुत से बेगुनाह गिरफ्त में आए होंगे। शक्ति भी हमें लेने के बाद शहर की तरफ से इसलिए नहीं निकला था कि कहीं घर ना लिए जाए। वो कार को शहर के नवा में पहाड़ियों के बीच इस सड़क पर ले आया था जो आगे जाकर अहमदाबाद की तरफ जाने वाली सड़क से जा मिलती थी, लेकिन इससे पहले वो मोड़ था जहां से एक सड़क उम्मीद भून की तरफ जाती थी। शक्ति इस तरफ से जाना चाहता था, लेकिन इस मोड़ पर पुलिस पार्टी खड़ी थी। शक्ति ने अक्लमंदी की थी कि कार की रफ्तार हल्की करके हमें उतरने का मौका दे दिया था और खुद सीधा पुलिस के हाथों में चला गया था। वहां तो फिर अपना हाथ मेरे हाथ में रहने दो, मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हिल्टन होटल का नियॉन साइन नजर आ रहा है, हमें इस होटल के दूसरी तरफ जाना है, वहां से मैं रास्ते का सही तयन कर सकूंगा। मैं नहीं समझी, तुम पूरा शहर पार करके कहाँ जाना चाहते हो, जबकि देवी का मकान यहां से ज्यादा करीब है, कोनाल ने कहा। अब हम इस मकान का रुख नहीं कर सकते, मैंने कहा। पहली बात तो ये कि इसकी चाबियों का गुच्छा भाग दौड़ में कहीं गिर गया है, और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि शक्ति पुलिस की हिरासत में है। वो पुलिस को इस मकान के बारे में बता सकता है, इसलिए वहां जाना अब खतरे से खाली नहीं है। एक चली थी और किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि गोली किसने चलाई थी और चीख किसकी थी। बहरहाल ये तयशुदा बात थी कि अगर वो जिंदा पुलिस के हाथ आया था तो भी इसका निकलना इसे बचाना बहुत मुश्किल था। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं भाग नहीं जाऊंगी। कोनाल की आवाज सुनकर मेरे ख्याल मुंतशिर हो गए। कोनाल के मुंह से पहली बार आवाज निकली थी और वो नॉर्मल लग रही थी। अब इसकी सांस भी मामूल के मुताबिक थी। भाग तो नहीं जाओगी, लेकिन कहीं गिर पड़ोगी, तुम्हें लड़खड़ाने की आदत पड़ गई है, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम जो हो मेरे साथ, मुझे संभालने वाले, इसने जवाब दिया। शक्ति बहुत मजबूत है, वो जान दे देगा मगर जुबान नहीं खोलेगा, कोनाल ने कहा। बिल्कुल यही अल्फाज शक्ति ने भालू के बारे में कहे थे, मैंने जवाब दिया, लेकिन इसने जुबान खोल दी, जिसकी वजह से हमें इस कोठी से भागना पड़ा। नहीं कोनाल, मैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं। मेरे अंदर चलने की सकत नहीं रही थी, लेकिन हम रात यहां नहीं गुजार सकते। चल लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोनाल ने कहा। हम टीलों से उतरकर निशेब में चलने लगे। तकरीबन निस्फ मील आगे आबादी शुरू हो गई। हम मोहतात अंदाज में अंधेरी सड़कों पर चलते रहे। आधी रात बैठ चुकी थी। इस इलाके की सड़कें सुनसान पड़ी थीं। यहां रहते हुए मैं रास्तों से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। हिल्टन होटल से बहुत दूर मैंने रास्ता बदल दिया। अब हमारा रुख कृष्ण भून की तरफ था। पंडित रोहन का बंगला इस इलाके में था। इस वक्त हम कुशादा सड़क को पार कर रहे थे। बाईं तरफ से आने वाली एक कार करीब से गुजरी तो हम पूरी तरह रोशनी में नहाए। मैंने कोनाल के कान में सरगोशी की और इस तरह लड़खड़ा कर चलने लगा जैसे शराब के नशे में धत हूँ। कोनाल ने मुझे संभाल रखा था। वो कार हमारे करीब से गुजर गई, चंद गज आगे जाकर रुकी और फिर रिवर्स गियर में पीछे आती हुई हमारे करीब रुक गई। कार में एक ही आदमी था जो स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। वो खिड़की से गर्दन निकालकर कोनाल की तरफ देखते हुए बोला, किस शराबी का बोझ उठाए हुए हो, आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। ये मेरा अपती है, ज्यादा चढ़ा गया है, कोनाल ने जवाब दिया। इसे कहीं सड़क पर डाल दो, होश आएगा तो खुद ही घर चला जाएगा। तुम कार में आ जाओ सुंदरी, इस शख्स ने कहा। और सुंदरी ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर इसका मुंह नोच लिया। साथ ही इसके मुंह से गंदी गालियां निकलने लगे। वो शख्स बदहवास हो गया और फिर इसे भागने ही में खैरियत नजर आई। भाग गया साला हरामी, कोनाल मखसूस अंदाज में बड़बड़ाई। कार काफी दूर जा चुकी थी। हम तेजी से सड़क पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए और फिर बंगले तक पहुंचने में हमें मजीद 1 घंटा लग गया था। रास्ते में हम शक्ति के बारे में बातें करते रहे थे। कोनाल बार बार शक्ति के बारे में इसका यकीन का इजहार कर रही थी कि वो अपनी जुबान नहीं खोलेगा। तुम शक्ति को कितना जानती हो, मैंने पूछा। हमारी दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन मैंने इसे समझने में गलती नहीं की, कोनाल ने जवाब दिया। मैं चेहरे ही से किसी के बारे में बहुत कुछ जान लेती हूं और मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। मेरे बारे में तुम्हारा क्या अंदाजा है, मैंने पूछा। तुम तो दुनिया में सबसे निराले हो, कोनाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हर शख्स में कहीं ना कहीं कोई लचक होती है, लेकिन तुम बेलचक हो। औरत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और औरत वो हस्ती है जो किसी भी मर्द को नाक से लकीरें निकलवाने पर मजबूर कर सकती है, मगर तुम उन मर्दों से मुख्तलिफ हो। औरत को अपनी कमजोरी बना लेने के बावजूद तुमने इसे अपनी मजबूरी नहीं बनाया, क्योंकि तुम्हें औरत के पीछे भागने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हारे पीछे आती है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी पुरस्रार कशिश है कि कोई भी औरत पहली ही मुलाकात में तुम्हारे बारे में वो सब कुछ सोचने लगती है जो एक जवान औरत को सोचना चाहिए, और तुम इस सूरत हाल से पूरा फायदा उठाते हो। मैं दावे से कह सकती हूं कि तुमसे मुलाकात के बाद कोई औरत अपना दामन नहीं बचा सकी होगी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता था। कोनाल का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त था। इसने औरत के हवाले से मुझे समझने में गलती नहीं की थी।
ये हकीकत भी थी कि मेरे करीब आने वाली कोई औरत अपना दामन नहीं बचा सकी थी। और क्या जानती हो मेरे बारे में? मैंने पूछा। तुम अपना मकसद हासिल करने के लिए इंतहा तक जा सकते हो और तुम्हें इस बात की परवाह भी नहीं होती कि तुम्हें अपनी कामयाबी के लिए कितने आदमियों की कुर्बानी देनी पड़ती है, और तुम दूसरों से काम लेना भी खूब जानते हो, कोनाल ने जवाब दिया। मेरे बारे में कोनाल का ये तज्जिया भी बिल्कुल दुरुस्त था। इससे मेरी अगरचे ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई थी, लेकिन इसने मेरे अंदर तक झांक लिया था। ताहम कोनाल अभी तक ये नहीं जानती थी कि मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रहा हूं और मेरा असल मकसद क्या था। शक्ति ने इसे हैन बताया था कि हम मनीलाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मनीलाल के बारे में सभी लोग जानते थे कि इसे मौत के घाट उतारना एक सवाब है। हम बातें करते हुए रोहन वाले बंगले के गेट पर पहुंच गए थे। मैंने इंटरकॉम वाला बटन दबा दिया। इस वक्त 1 बजने वाला था। देवी को मालूम था कि मैं इसके मकान की चाबी ले गया हूँ। हो सकता है वो यही समझी हो कि मैं वहां चला गया हूँगा और इस वक्त वो दोनों सो रहे होंगे। मगर जब दूसरी मर्तबा बटन दबाया तो डिवाइस के छोटे स्पीकर पर कावरी की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरी आवाज़ सुनकर मुतमईन हो गई। इसका इत्मीनान इस तरह भी हो गया होगा कि इसने अंदर इंटरकॉम के करीब लगी हुई एक छोटी सी स्क्रीन पर मेरी सूरत भी देख ली होगी। रोहन ने बंगले की हिफाजत का उम्दा इंतजाम कर रखा था। गेट के 3 फुट बाहर की तरफ फर्श बाकी हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ था। 3 फुट के इस हिस्से पर किसी भी जगह कदम रखते ही गेट पर नस्ब खुफिया कैमरा ऑन हो जाता था, और अंदर इंटरकॉम के करीब स्क्रीन पर और रोहन के कंट्रोल रूम में टीवी पर गेट के इस पास का मंजर उभर आता था। किल्क की हल्की सी आवाज़ उभरी और गेट खिल गया। मैं कोनाल के साथ अंदर दाखिल हो गया और चंद गज आगे बढ़कर कोनाल ने पीछे मुड़कर देखा तो गेट बंद हो चुका था। ये कौन सी जगह है? कोनाल ने पूछा। अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि मैं लोगों को मुसख्खर कर लेने की कुव्वत रखता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बंगला भी एक ऐसे ही आदमी का है जिसे मैं अपनी इस पुरस्रार कुव्वत से मुसख्खर कर चुका हूँ। पंडित रोहन नाम है इसका। ओ, कोनाल के मुंह से गहरा सांस निकल गया। जाहिर है ये नाम इसके लिए अजनबी नहीं था। शक्ति के साथ रहते हुए वो रोहन के बारे में भी बहुत कुछ जान चुकी थी। बरामदे वाला दरवाज़ा हमें खुला हुआ मिला। अंदर की तरफ कावरी खड़ी थी। इसने स्क्रीन पर गेट के सामने कोनाल को मेरे साथ देखा होगा, और अब इसे देखकर इसकी आंखों में उलझन सी तीर गई थी। कावरी ने कोनाल का नाम तो जरूर सुना था, मगर इससे मुलाकात पहली बार हो रही थी। ये कोनाल है, मैंने तारुफ कराया तो कावरी मुस्करा दी। देवी कहाँ है? मैंने उधर उधर देखा। वो तो सो गई, कावरी ने जवाब दिया। जग्गा दूं? नहीं, रहने दो, मैंने कहा। तुम हमारे लिए काफ़ी चाय बना दो। आज तो समझो कि हम मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। मैं पहले चाय बना लूं फिर तफसील पूछूंगी, कावरी कहते हुए किचन की तरफ चली गई। मैं कोनाल के साथ हाल में बैठ गया। कोनाल बड़ी निढाल लग रही थी। हम एक खौफनाक मरहले से गुजरे थे। टीलों पर भागते हुए वो बार बार हाम जाती थी और पूरा शहर नापते हुए आए थे। वो यकीनन थक गई थी और मेरी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। टांगें शल हो रही थीं। कावरी काफ़ी बनाकर ले आई। इसने एक एक कप हमारे सामने रख दिया और तीसरा खुद ले लिया। हाँ, अब बताओ क्या किस्सा है? वो संभल कर बैठते हुए बोली। मैंने गर्म गर्म काफ़ी की 1-2 चुस्कियां ले और फिर इसे बताने लगा कि हम पर क्या बीती थी। तुम्हारे ख्याल में शक्ति जुबान बंद रखेगा? मेरे खामोश होने पर कावरी ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। वैसे तो शक्ति बहुत मजबूत असाब का मालिक है, लेकिन कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती, मैंने जवाब दिया। बातें करते हुए मैंने कोनाल की तरफ देखा। काफ़ी का कप इसके हाथ में था और वो गुन रही थी। कावरी ने भी इसे देखा और इसके हाथ से काफ़ी का कप ले लिया। कोनाल ने आंखें खोल दे। इस कमरे में जाकर सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है, कावरी ने कहा। वाहे छोड़, कोनाल बड़बड़ाई, मगर उठने के बजाय सोफे पर ही लंबी हो गई और कावरी ने मेरी तरफ देखा। छोड़ दो, मैंने कहा। थकन से तो मेरा भी बुरा हाल हो रहा है। तो फिर तुम भी सो जाओ ना, बातें सुबह हो जाएगी, कावरी ने कहा। कावरी ठीक कह रही थी। तल्ख और स्ट्रांग काफ़ी पीने के बावजूद मेरे लिए आंखें खिली रखना मुश्किल हो रहा था। मैं उठकर कमरे में आ गया और बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं अगले रोज दोपहर तक सोता रहा। जब बेदार हुआ तो जिस्म टूटा हुआ सा महसूस हो रहा था। आँख खिलने के बावजूद मैं देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा और फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। पानी अगरचे बर्फ की तरह ठंडा था, मगर देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा। इसका फायदा यह हुआ कि सारी कसलमंदी दूर हो गई। कावरी, देवी और कोनाल हाल कमरे में बैठी हुई थीं। तुम जिंदा हो? देवी मेरी तरफ देखकर बोली। कई मर्तबा तुम्हें जगाने की कोशिश की, इस तरह झंझोड़ा के मुर्दा भी आंखें खोल देता, लेकिन तुम तो मर्दों से भी बाजी ले गए। इस वक्त बड़े जोर की भूख लग रही है। मैं और कोई बात नहीं बना सकता। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे खाने को ना मिला तो तुम तीनों में से किसी एक को खा जाओगा, मैंने कहा। कावरी कहका लगाती हुई किचन की तरफ चली गई और फिर वाकई 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे सामने नाश्ता रखा हुआ था। इस दौरान रोहन भी आ गया। इस वक्त वो खासा चाक व चौबंद और हशाश बशाश नजर आ रहा था। मैं इसकी ये कैफियत देखकर चौंक के बगैर नहीं रह सका था।
इससे पहले तो वो बेपनाह मायूसी का शिकार था। वो मेरे सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। बहुत खुश हो? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। लगता है तुम्हारे जहन पर जो बोझ था उतर चुका है और तुम खासे मुतमईन नजर आ रहे हो। हाँ, अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, रोहन ने जवाब दिया। मैंने एक आदमी का बंदोबस्त कर लिया है जो मुझे मनीलाल से दूर रखेगा और मेरी रक्षा करेगा। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा? मैं इसकी बात पर चौंक के बगैर नहीं रह सका था। लेकिन बहरहाल वो आदमी कौन है और तुम्हारा इससे राब्ता कैसे हुआ? वो बहुत अरसा पहले मेरे पास आया करता था। इसे भी मनीलाल से शदीद नफरत है। इस पर भरोसा किया जा सकता है, रोहन ने जवाब दिया। वो है कौन? मैंने उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखा। दीवान मुनव्वर सिंह, रोहन ने जवाब दिया। मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने इसे धूरा। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम खुद मौत के कुनवे में छलांग लगा रहे हो। दीवान मुनव्वर सिंह काबिल एतमाद आदमी है, वो मुझे धोखा नहीं देगा, रोहन ने कहा। इस वक्त हर वो शख्स तुम्हारा दुश्मन है जिसे तुम्हारी दौलत के बारे में इल्म है, मैंने कहा। दीवान मुनव्वर सिंह भी दूसरों की तरह तुम्हारी दौलत उड़ाने का मंसूबा बना रहा है और इस मकसद के लिए इसने अमृत ठाकरे जैसे शख्स की खिदमात हासिल कर रखी है। क्या? रोहन का चेहरा धुआं हो गया। मेरा ख्याल है कांवरी ने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने कहा। नहीं, कोई खास बात, रोहन बोला। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे कल रात के वाकयात के बारे में बताने लगा। कल रात मैंने खुद दीवान मुनव्वर सिंह की बातें सुनी हैं। वो न सिर्फ रिशाल नामी किसी लड़की को मनीलाल के करीब पहुंचाकर इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसका मंसूबा यह है कि ठाकरे के जरिए तुम पर काबू पाले और फिर ठाकरे को भी मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन लगता है अब इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने इसकी ये मुश्किल खुद ही हल कर दी है और तुम्हारी बातों से मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा हूं कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं। ऐसी सूरत में मैं भी यहाँ रहना पसंद नहीं करूंगा। मैं देवी और कोनाल को लेकर आज शाम ही को यहां से चला जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते यहां से, रोहन ने ठोस लहजे में कहा। इसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं दरअसल यही जानना चाहता था कि इसने मुनव्वर सिंह को यहां आने की दावत तो नहीं दे दी थी। मगर तुम दीवान तक कैसे पहुंच गए? रोहन ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। तुम तो कई दिन से शराब के नशे में डूबे हुए थे, जबकि ऐसी सूरत हाल में मदहोश नहीं होश में रहने की जरूरत होती है, मैंने कहा और फिर इसे डॉक्टर आर्धा से मुलाकात से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। करिश्मा ने कहा था कि अगर मुझे इसकी पेशकश कबूल हो तो मैं पैलेस होटल के हेड वेटर गुड्डू से राब्ता करूं। वो मुझे दीवान मुनव्वर सिंह तक पहुंचा देता और मुनव्वर सिंह मुझे करिश्मा मनीलाल के सामने ले जाता। लेकिन मैं अपने तौर पर मनीलाल तक पहुंचना चाहता था। गुड्डू से दीवान मुनव्वर सिंह के बारे में मालूम होने के बाद मैं और शक्ति गुज़श्ता रात 9 बजे इसके बंगले पर पहुंच गए और वहां मुझे उनकी बातें सुनने का मौका मिल गया। उनकी बातों से मुझे ये पता चल गया कि मनीलाल और करिश्मा कहाँ हैं, और दूसरे ये इंकिशाफ भी हुआ कि तुम्हारी दौलत ने उनमें फूट डाल दी है। मनीलाल से उनकी वफादारियां मुतजलजल हो चुकी हैं। हर शख्स तुम्हारी दौलत हासिल करना चाहता है और इसके लिए वो मनीलाल जैसे शख्स को भी धोखा देने को तैयार है। करिश्मा और मनीलाल कहाँ हैं? रोहन ने पूछा। राना पैलेस में, मैंने जवाब दिया। कल रात में कोनाल और शक्ति इस तरफ जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस से टकराव हो गया। मैं और कोनाल तो बच निकले, मगर शक्ति पुलिस के हाथों में चला गया। मुझे इसकी फिक्र है।